बंधुगण, राष्ट्रम नमः। आज चर्चा उत्तर प्रदेश चुनाव की। लेकिन ये भी देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ अभी जो आज संपन्न हुआ है, जिनका रिजल्ट आया है, 5 और राज्य हैं। उन 5 राज्यों में एक पंजाब को छोड़कर बाकी अन्य 4 राज्य गोवा, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चारों जगह बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। और खासकर सबसे ज़्यादा जिस राज्य की चर्चा है वह है उत्तर प्रदेश। कारण उत्तर प्रदेश की सियासत से ही केंद्र के सियासत उस पर निर्भर करती है। यह भी कह सकते हैं कि वह एक प्रकार की बुनियाद भी है। इसलिए यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। अब बीजेपी 2019 में 75 सीट जीत के गई है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो योगी के चुनाव तो मान लीजिए कि उनका ये परिणाम देखना था कि उनके सुशासन को, उनके मुफ्त की राशन की योजना को, उनके द्वारा सामाजिक कार्यों के लिए जो चलाई गई योजना, चाहे किसान सम्मान निधि हो, उज्ज्वला गैस योजना हो, या डबल इंजन की सरकार जो कहा गया कि मोदी और योगी मिलकर यूपी में जो सुशासन की बात किए, उसका परिणाम क्या है वो तो जनता ने आज स्पष्ट कर दिया कि वह मूल्यांकन में जनता के बिल्कुल सही है। सोचने वाली बात यह है कि कांग्रेस तो मान लीजिए भूल ही जाइए उसको। समाजवादी पार्टी, जिसमें अखिलेश यादव एक बड़ी जीत का दावा कर रहे थे 300 प्लस का, पहले चरण तो मान लीजिए ठीक है, लेकिन दूसरे चरण तक आते आते देखा क्या गया कि जो अखिलेश के समर्थक, खास करके यादव और मुसलमान, यमवाई जो उनका फार्मूला है, तो उसमें से जो यादव थे वो बहुत लाउड हो गए, दंगा करने लगे, मिठाई बांटने लगे, जश्न मनाने लगे, लोगों को परेशान करने लगे, गाली गलौज करने लगे। और अभद्र भाषा देखा जाए तो अखिलेश यादव ने भी प्रयोग किया योगी के लिए, पुलिस के लिए। अब योगी के संदर्भ में अखिलेश यादव यहाँ तक कह दिए कि रड़ुआ आ रहे हैं। तो इन सब का इम्पैक्ट, जो भी स्लोजिंग हुई, इन सब का इम्पैक्ट पड़ा। लोगों ने सुना, उनको लगा कि एक पूर्व मुख्यमंत्री एक वर्तमान मुख्यमंत्री के विषय में कैसा सोचता है। तो जो सपा के ऊपर टैग रहा गुंडों का, कुशासन का, भ्रष्टाचार का, वो वैसे ही बना रहा। जनता की नज़र में बहुत उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एंटी इनकम्बेंसी की बात की जाए तो जैसा एक बार लोगों के मन में थोड़ा सा भ्रम या डर भी आया कि शायद ऐसा लगता है कि योगी दोबारा लौट के नहीं आएंगे, अखिलेश अच्छा खेल रहे हैं, अखिलेश अच्छा कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या? और अखिलेश से ज़्यादा कुछ और उनकी पार्टी में कुछ ऐसे लोग थे, सुअसपा के राजभर और बीजेपी छोड़ के 5 साल मलाई काट के गए स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य ये बोले कि हमने बसपा को ख़त्म कर दिया, बीजेपी को बना दिया, अब जहाँ से हम जाते हैं उसे उजाड़ देते हैं। और फिर उन्होंने यहाँ तक कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लिए एक वह नागनाथ और सांपनाथ हैं, तो मैं उनके लिए न्योला प्रसाद हूँ, और मैं उनको जो है उनकी मान में पहुँचा दूँगा, उनकी बिल में पहुँचा दूँगा। और हुआ क्या कि फाजिल नगर की उनकी जो सीट थी उससे हम चुनाव हार गए। सुअसपा के राजभर, जिन्हें स्लोगन दिया गया कि पियर का बाबा, उनका क्या हुआ? तो जो बड़बोलपन है ना, वो जनता कभी बर्दाश्त नहीं करती है। आप नेता हो तो किसकी वजह से हो? जनता की वजह से हो। जनता को चिढ़ाने का कार्य ना करो। सबसे बड़ा आत्ममंथन का विषय किसके लिए है? कांग्रेस के लिए है कि वो चुनाव में पिछड़ती जा रही है। भारत की सबसे कह लीजिए सबसे पुरानी पार्टी, लेकिन उसकी दुर्दशा, उसके नेता कभी सोचते ही नहीं कि ऐसा क्या किया जाए कि कांग्रेस के दिन फिर से लौटे। और जो मेन स्ट्रीम अगर देखा जाए कि समस्या मतलब कहाँ से हो रही है, तो एक तो ये क्या है कि कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये मुद्दे को सही से टैकल नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि जहाँ पे देश की बात रहती है, राष्ट्रवाद की बात रहती है, तो इनका अपना ही फंडा रहता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे ये आतंकवादियों के साथ खड़े हों, उनकी बात करने लेते हैं। जैसे योगी बाबा के बुलडोजर की बात थी, तो अखिलेश यादव बोले कि मैं आऊँगा तो इसकी जांच कराऊंगा, उनकी संपत्ति उनको वापस दूंगा। तो जनता तो खुश थी ना बुलडोजर चलने से, चाहे अतीक अहमद हों, चाहे अब्दुल्ला हों, और चाहे वो मऊ के बाहुबली
अंसारी हों, जनता जिससे खुश है, आप जनता के मूड को नहीं समझ पा रहे हैं। अब ना समझने की वजह से आप गलती कर जा रहे हैं। अब बार बार चुनाव में पिछड़ रहे हैं। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी लगातार 4 चुनाव हार चुकी। फिर अब क्या होगा? 300 का झांसा क्यों दिया गया? तो 300 झांसा या ईवीएम का जो आरोप प्रत्यारोप लगाया गया, जो डीएम की गाड़ी चेक की गई समाजवादी कार्यकर्ताओं द्वारा, वो सिर्फ यही था कि कल को भविष्य में जब चुनाव होगा तो सपा के टिकट की बिक्री अच्छी तरीके हो सके। इसीलिए भ्रम डाला गया कि ईवीएम गड़बड़ है और वो बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए, हम उस पर ठप्पा लगा के करेंगे। पहले क्या होता था कि सपा के गुंडे बूथ लूट लेते थे और जीत जाते थे। अब क्या हुआ? गुंडे दरकिनार हो गए, गुंडे। तो देखा ये जाए कि राजनीति में अभी एक नई पार्टी बनी, आप केजरीवाल की, कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया पंजाब में। वो कहीं ना कहीं सिरोड़ी अकाली दल और कांग्रेस पार्टी से जनता ऊब चुकी थी इनके कुशासन से, और नशे मुड़ रहा था पंजाब। अब बढ़िया से पकड़ा है आपने। देखिए कितनी फुल फेज में, फुल मेजॉरिटी में, वो भी कहिए कि सबको साफ ही कर दिए। तो अब बीजेपी से लड़ने के लिए एक आप विकल्प हो सकती है कि आपके पास एक नई तरह की राजनीति है और नई संभावनाएं हैं, तो अगर वो चाहे तो अपना विस्तार कर सकती है। लेकिन एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आप पार्टी को भी, कि उनकी राजनीति भी कहीं ऐसा न हो कि राष्ट्रवाद के खिलाफ हो। देश और राष्ट्रवाद का विरोध करिए, लेकिन ऐसा न हो कि देश के विरोध में खड़े हो जाइए। जो हाल कांग्रेस की हुई है, वो उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? मणिशंकर, दिग्विजय सिंह, इन सब के बोल इतने बुरे रहे हैं कि जनता के मन में उसकी अमिट छाप बन गई कि ये लोग क्या है, आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाते हैं, रात में 2 बजे ताला खुलवा सकते हैं। और एक चीज़ और देखा जाए कि योगी के शासन में, मतलब जो परीक्षा उन्होंने पास की है, तो उसमें सिर्फ कोई एक ही चीज़ नहीं था कि सुशासन था, कोरोना में बढ़िया से उन्होंने टैकल किया। जैसे विपक्ष में बहुत लोग कहे कि मुफ्त में बताइए, मुफ्त में बांट के पूरा वोट उन्होंने ले लिया। तो सिर्फ मुफ्त अकेले एक समस्या नहीं थी, चाहे वो राम मंदिर का विषय हो, धर्म का मामला हो, और उसके साथ साथ राष्ट्र का मामला हो, उसमें कहीं योगी पीछे नहीं रहे। सबसे बड़ी चीज़, करप्शन पे मजबूत चोट की गई, भ्रष्टाचारियों को मजबूत चोट की गई। सुशासन के साथ साथ शायद योगी ही एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं कि वो अतीक जैसे माफिया या अब्दुल्ला जैसे माफिया या कह लें मुख्तार अंसारी जैसे या दुबे जैसे माफियाओं को, उनको सही रास्ता दिखाया। वो काम योगी ही कर सकते थे, कोई और सीएम नहीं कर सकता था। इससे जनता बहुत खुश। अब जनता भी एक चीज़ से और खुश हो सकती है, अगर बुलडोजर बाबा का बुलडोजर अधिकारियों की तरफ घूम जाए। इसलिए बहुत सारा पैसा दबा के अधिकारियों ने रखा है। अब बुलडोजर अगर एक बार उन पे चल जाएगा तो जनता को एक बार और प्रसन्न होने का अवसर मिल जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि राजनीति में बोल उतने ही बोलिए जिससे आपका वोट न छिटकने पाए, और कहीं ऐसा न हो कि अखिलेश यादव की तरह आप भी जातिवादी हो जाएं। यादव जिस तरह से उत्पात मचाना शुरू कर दिया, लोगों को डराने धमकाने लगे कि जय अखिलेश तय अखिलेश, आ रहे अखिलेश, और सब हवा में मुंगेरी लाल के सपने उड़ गए। और क्या रह गया? फिर से एक चुनाव की तैयारी, और उसमें भी मिलेगा क्या? अब मोदी से चुनाव जा रहे हैं, ये तो मान के चलिए कि अब पिछले बार का जो मैंडेट था उससे कहीं बड़ा मैंडेट मोदी इकट्ठा करेंगे। मोदी का क्या है, सबसे बड़ा मोदी का लाभ क्या मिल रहा है? मोदी का सबसे बड़ा लाभ ये मिल रहा है कि मोदी की छवि एक तो बहुत अच्छी है, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है। अभी 5 साल, लगभग 7 साल बीत गए, उनकी सरकार के ऊपर कोई करप्शन के चार्ज नहीं हुए। अब ये शायद 75 सालों में पहली सरकार ऐसी है जिसके ऊपर कोई करप्शन का कोई आरोप नहीं है। नहीं, इसके पहले जितनी सरकारें आई, कहीं कोई घोटाला, 2G 3G, तो कॉमनवेल्थ, तो खनन घोटाला, बहुत सारे घोटाले होते रहे हैं, लेकिन इसमें घोटाले कोई नहीं है। तो इससे यह पता चलता है कि नेता की शुचिता बरकरार है, मोदी की ईमानदारी बरकरार है। फेस ऐसा, मोदी का फेस ऐसा है कि जनता में उनकी जो अपील है ना, बहुत स्ट्रांग पहुंचती है। जनता मोदी के नाम पर एकदम, आप कह लीजिए, संवेदनशील हो जाती है या मोबिलाइज हो जाती है। मोदी की रैली का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। उसका रीज़न क्या है? कोई जो पब्लिक है
वो नेता से यही चाहती है कि नेता अपने कार्यों का निर्वहन सही तरीके से करे। मोदी गुजरात में भी उन्होंने दिखाया कि अपने कार्यों का सही तरीके से निर्वहन कर सकते हैं, उन्होंने किया भी। वही कार्य उन्होंने केंद्र में किया। और जो भारत की स्थिति, भारत के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा हो, भारत की विदेश नीति को मजबूत करना हो, अभी यूक्रेन और रसिया के जो भी युद्ध हुआ उसमें भी मोदी एक फैक्टर उभर के आ रहे थे। जैसे जेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने, कि अगर मोदी चाहे तो युद्ध रुकवा सकते हैं। तो मतलब कि भारत के प्रधानमंत्री की जो छवि है ना, वर्ल्ड में भी उसकी गूंज पहुंची कि भारत में भी कोई प्रधानमंत्री है। नहीं, अभी तक क्या होता था कि मनमोहन सिंह टाइप में बस फोटो सेशन वाले रहते थे, पीछे से कहीं खड़े हो गए, फोटो खींच ली गई। लेकिन अब भारत की बात भी जो है वो लोगों तक पहुंच रही है मजबूत तरीके से। तो यह राष्ट्र है जिसकी परंपराएं बहुत प्राचीन रही हैं। अब भारत का धर्म भी बहुत प्राचीन है, सनातन हिंदू धर्म। तो धर्म के विरोध में आप खड़े हो, राष्ट्र के विरोध में खड़े हो, भारत की मान्यताओं और परंपराओं के विरोध में खड़े हो, तो जनता कब तक आपको टालेगी? जनता सब जानती है। तो आप नेता बन गए हो तो ऐसा मत सोचो कि जनता नहीं जानती। तो बना बनाया जो आपका फंडा है ना, उसे तो छोड़ना पड़ेगा। राजनीति में काम करना होगा और हमें जो है सत्ता पक्ष से कुछ सीखने को मिल रहा है तो सीखा जाए, उसमें कोई बुराई नहीं। सीखने की ना कोई उम्र होती है ना कोई टाइम होता है। तो सीखिए और सुधार करिए, और सुधार करिए तभी अवसर है। नहीं तो सरकार बरकरार है, फिर एक चुनाव होगा 24 का, उसमें भी देखिएगा मोदी की सरकार फिर मजबूत हो जाएगी। तो आज के दिन से विपक्ष की पार्टियां जो हैं वो सीखें, बड़बोलपन न करें, एक जाति को उभारे नहीं। तुष्टि करने की राजनीति के दिन लग चुके हैं, सेकुलरिज्म के दिन लग चुके हैं। तो समय के साथ अपने को ढाल लीजिए अगर सरवाइव करना है राजनीति में। तो नहीं तो राजनीति बहुत क्रूर होती है, वो कहाँ आपको उठा के फेंक देगी ना, पता नहीं चलेगा। आज बसपा की हालत देखिए 1-2 सीटों पे, कांग्रेस की हालत देखिए 1-2 सीटों पे। ऐसा क्यों हो गया? यह मंथन का विषय है और हम आशा करते हैं कि समाजवादी बंधु और कांग्रेस के बंधु इस पे विचार करेंगे। अब विचार और चिंतन वो जो उनका होगा ना, तो उसको आगे भी बढ़ाएंगे, पार्टीगत कार्यकर्तागत उसको ले जाएंगे, जिससे चीज़ें सुधर कर आएँ। जय हिंद, जय